नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एक थ्योरी जो कि बहुत बार बार पूछता है, कॉलिजन। तो कॉलिजन की शुरुआत कर रहा हूँ और जो कॉलिजन की मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा इसमें वो कम्प्लीटली नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, यानी कि जो पार्टिकल की जो स्पीड, जो पार्टिकल जो कॉलिजन में रोल लेंगे तो उनकी जो स्पीड होगा तो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ओके, यानी उनकी कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इस नॉन रिलेटिविस्टिक कॉलिजन प्रोसेस के लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है। तो उसमें हम पूरी तरह बेसिक से शुरू करूंगा और मैं इस टॉपिक में आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, हमारा जो टॉपिक होगा इसमें मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको जनरली किताब में आपका ई के सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या? तो उससे पहले हमको दो पार्टिकल की कॉलिजन के बारे में डिस्क्रिप्शन करना। दो पार्टिकल, तो सपोज ये मेरा एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल ये, और ये दोनों पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल हैं। जनरली आइडेंटिकल हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। जनरल दो पार्टिकल्स हैं और इस दोनों पार्टिकल कॉलिजन में पड़ रहे हैं। देखिए, जो कॉलिजन होता है वो एक्चुअल पार्टिकल की कॉलिजन कांटेक्ट में हो सकता है, यानी जो दो पार्टिकल कांटेक्ट में आकर फिजिकली दोनों की सरफेस एक पॉइंट में आएगी। तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, या ऐसे भी कॉलिजन होता है जिसमें आपका कांटेक्ट नहीं रहेगा, फिजिकली दोनों ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहेगा, उसको भी कॉलिजन कहा जाता है। क्यों कॉलिजन कहा जाता है? देखिए, स्कैटरिंग एक प्रोसेस है और एक कॉलिजन होता है। तो जब हम एडवांस फिजिक्स पढ़ोगे तो स्कैटरिंग के बारे में बताएंगे। तो स्कैटरिंग और कॉलिजन में डिफरेंस क्या है? तो एक्चुअली मैं अभी डिफरेंस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कॉलिजन के बारे में बताऊंगा। तो कॉलिजन में होता क्या है, जो एक इंटरेक्शन टाइम होगा। तो उस इंटरेक्शन का मतलब है वो फोर्स, दोनों अपने आप को फोर्स देंगे। तो जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट के साथ हो सकता है या कांटेक्ट नहीं भी होगे तभी भी होगा। ओके, परंतु फोर्स देंगे और एक स्मॉल पीरियड इंटरवल के लिए, सपोज डेल टी आपका बहुत स्मॉल इंटरवल, तो उस मोमेंट के लिए जो फोर्स दोनों ने एक्सपीरियंस करेंगे खुद को, ओके, तो वो बहुत लार्ज होगा। तो इसलिए जनरली कॉलिजन प्रोसेस में जितने बाकी फोर्सेस होते हैं उन दोनों बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस होगा, ग्रेविटी होगा या कोई मीडियम पे होगा, उस मीडियम पे जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा, तो उस फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया जाता है उस डेल्टी इंटरवल टाइम के लिए, क्योंकि उन दोनों के जो फोर्सेस है वो इतना ज्यादा है उस स्मॉल इंटरवल के लिए। तो बाकी सारे जो फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस उन दोनों पर कॉलिजन में होता है, उसको उस दौरान इस कॉलिजन के डेल्टी पीरियड के लिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, तो सिर्फ हम इस पीरियड के लिए बात करें, डेल्टी पीरियड के लिए। कॉलिजन कितने बहुत कम टाइम लेता है कॉलिजन के लिए, तो डेल्टी पीरियड में होता क्या है? ओके, तो जनरली कोई भी कॉलिजन प्रोसेस हो, कांटेक्ट में हो या नॉन कांटेक्ट में हो, तो डेल्टी टाइम पीरियड के लिए होता क्या है तो मैं बताता हूं। देखिए, तो कॉलिजन जब होता है तो उसमें क्या होता है, देखिए ये मेरा पार्टिकल है और ये दोनों पार्टिकल है, अभी वो कोलाइड कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है, सपोज उसकी मास m1 है और ये जो पार्टिकल्स है उसकी मास m2। तो कॉलिजन ये होता है जिस टाइम पे वो दोनों कोलाइड हो रहे हैं। ओके, तो ये जो टाइम इंटरवल होता है दोनों कॉलिजन हो रहा है, तो उससे पहले पार्टिकल m1 सपोज इस पॉइंट में था, कॉलिजन जस्ट पहले, तो उसकी मास m1 रहेगी, मास तो परिवर्तन नहीं होगा जनरली। तो कब देखिए, जब हम क्लासिकली बात करेंगे तो जो मास होता है बिफोर कॉलिजन पार्टिकल का और आफ्टर कॉलिजन वो कंजर्व होता है, परंतु एक्चुअली मास कंजर्व नहीं होता, उसकी जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। तो उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मेरा जो डिस्कशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो मास तो उतना ही रहेगा। तो जो स्पीड होगा, सपोज उसकी जो स्पीड होगा u1, कितना है u1, और डायरेक्शन क्या है इस दिशा में, और जो m2 है
वो अभी अभी कॉलिजन से पहले तो इस पोजीशन पे होगा, और कॉलिजन से जस्ट पहले, ये क्या है, जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन। तो कॉलिजन से जस्ट बिफोर कॉलिजन में उसकी जो स्पीड क्या है, u1 होगी, और इसकी सपोज जो स्पीड होगा वो u2 होगा। क्या होगा, u2, जस्ट बिफोर कॉलिजन, JBC। ओके, मैं जस्ट JBC लिखता हूं, जस्ट बिफोर कॉलिजन। तो अभी क्या होगी, इसकी जो स्पीड होगा इस दिशा में होगा, ठीक है, तभी तो कॉलिजन होगा। तो ये दोनों का क्या होगी, कोलाइड होगी। तो जब कोलाइड होगी तो इस डेल्टी इंटरवल के लिए कॉलिजन होगी, डेल्टी इंटरवल, उस डेल्टी इंटरवल के लिए क्या होगी, कॉलिजन होगी। तो डेल्टी इंटरवल के बाद क्या होगी, ये दोनों यानी M2 कॉलिजन के बाद वापस आ जाएगा, और M1 ओके बाद में क्या होगा सिचुएशन, आफ्टर मैं इसमें फिगर करता हूं, बाद में क्या होगा, सपोज बाद में आपका जो M2 होगा वो रिटर्न करेगा, सपोज स्पीड उसका v2 है, ओके, और जो मास m1 होगा, सपोज ये आपका मास m1 है, मास m1 है, तो जो मास m1 होगा वो क्या करेगी, v1 स्पीड के साथ, v1 स्पीड के साथ मूव करेगी। तो जो मास m2 होगा वो v2 के साथ मूव करेगी, और जो मास m1 होगा वो v1 के साथ इस दिशा में मूव करता है, ठीक है। तो आफ्टर कॉलिजन का सिचुएशन, तो इस टाइम में जब कॉलिजन होगा, ओके, जो डेल्टी टाइम के लिए कॉलिजन होगा, तो उसमें क्या होता है जनरली, तो उस कॉलिजन के दौरान m1 और m2 दोनों ऑब्जेक्ट कुछ समय के लिए, यानी जो डेल्टी पीरियड के लिए उनकी स्पीड कॉमन होता है, उनके सेम स्पीड में जाएंगे। सपोज दोनों की जो स्पीड होगा वो u होगा, u होगा, जो कि कॉमन स्पीड है। क्या है, कॉमन स्पीड है, कॉमन स्पीड। तो ये क्या होगा, कॉमन स्पीड। तो कॉमन स्पीड्स में दोनों m1 और m2 इस दिशा में मूव करेंगे, और एक का स्पीड u1 है, दूसरा का u2 है, और ये होता है बिफोर कॉलिजन, ये होता है आफ्टर कॉलिजन। बाद में कॉलिजन के बाद उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, v1 हो जाएगी, दूसरे का स्पीड क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अभी क्या बात है, अभी जब डेल्टी इंटरवल के लिए होता है, ओके, और इस डेल्टी इंटरवल के लिए मतलब जो ड्यूरेशन में कॉलिजन होगा, इस ड्यूरेशन में, डेल्टी ड्यूरेशन में दोनों का एक कॉमन स्पीड होता है, वो क्या होता है, u होता है। तो ऑब्वियसली इस पीरियड में अभी क्या हो रहा है, ओके, कॉमन पीरियड में स्पीड तो u हो गया, स्पीड तो u हो गया, परंतु इसमें हो क्या रहा है, उनमें इस पोजीशन में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस पीरियड में, डेल्टी पीरियड में, जो डेल्टी पीरियड है तो उसमें दो चीज होता है। जब कॉलिजन होता है उस इंटरवल में, डेल्टी इंटरवल के लिए वो स्मॉल इंटरवल होता है, ओके, परंतु इसमें दो चीज होता है। क्या होता है, मैं इसमें लिखता हूं, ओके, दोनों ये m1 है और ये m2 है। तो पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होगी, डिफॉर्मेशन यानी कि उनकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, शेप में बदलाव होना, ये सारी चीज, तो ये उस मोमेंट में होगा डिफॉर्मेशन। उसको मैं डेल टी से डिनोट करता हूं, ये होता है डिफॉर्मेशन का पीरियड, डिफॉर्मेशन का पीरियड, डिफॉर्मेशन, ओके। उस डिफॉर्मेशन में उनके शेप, साइज, उनमें क्या होगी, परिवर्तन होगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, वो क्या होता है डिफॉर्मेशन के बाद, जब डिफॉर्मेशन हो जाएगी तो वो दोनों ऑब्जेक्ट तभी स्पीड u में रहेंगे, तभी भी स्पीड u में रहेंगे, ओके। डिफॉर्मेशन के टाइम में स्पीड u में रहेगी, कॉमन स्पीड में, क्योंकि, और उसके बाद क्या होगी, रीगेन होगी, क्या होगी, रीगेन होगी, जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन पीरियड, ओके, जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन पीरियड, जिसमें क्या होगा, जो भी शेप में बदलाव, चेंजेस वगैरह आया होगा, तो उस चेंजेस में क्या होगी, दोबारा वो रिकवर करेंगे, पूरी तरह रिकवर नहीं कर सकेंगे, ओके, परंतु कुछ ना कुछ रिकवर होगा। तो जो भी रिकवर होगा उस मोमेंट में, तो उस टाइम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं रिकवरी, टाइम ऑफ रिकवरी, ओके। तो टाइम ऑफ रिकवरी, तो उसमें क्या होता है, इस टाइम में रिकवरी होगा, उनके कुछ कंप्लीटली रिकवरी नहीं होगा, उनके शेप, साइज में कंप्लीटली कभी कभी हो सकता है, तो उसकी केसेस है, और कभी कभी कंप्लीटली रिकवर नहीं भी होगा। तो उसको
ओके, परंतु कुछ ना कुछ रिकवरी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकवरी टाइम। क्या बोलेंगे, रिकवरी टाइम। तो उसके बाद इस रिकवरी टाइम पे भी उसकी स्पीड क्या रहेगी, यू रहेगी। तो उसकी स्पीड डिफॉर्मेशन के टाइम में भी यू रहेगी, रिकवरी होने के टाइम में भी यू रहेगी। और ये जो दोनों इंटरवल होगा, पहले डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद रिकवरी होगा, और ये चीज जनरली कोई भी कोलिजन प्रोसेस में होता है, जनरल। ओके, और उस दोनों मतलब ये जो कोलिजन के टाइम पे जब रिकवरी हो जाएगा, रिकवरी के बाद ये सिचुएशन आता है, ये आता है। रिकवरी के बाद क्या होता है, ये सिचुएशन आता है, एक आपका v1 स्पीड, दूसरे आपका v2 स्पीड में चल जाएंगे। तो देखिए इस टाइम पे, ओके, इस टाइम पे जब आपके कोलिजन होगा डिफॉर्मेशन के टाइम पे और रिकवरी के टाइम पे, डिफॉर्मेशन के टाइम पे जो दोनों की इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन का मतलब इस पोजीशन में क्या है, फोर्सेस। क्या है, फोर्सेस। क्लासिकली जब मैं इंटरेक्शन की बात करूंगा, इसका मतलब फोर्सेस। तो इस पीरियड के लिए उन दोनों ने जो फोर्सेस देंगे, ये फोर्स देगा उसको और ये भी देगा उसको फोर्स, और इस रिकवरी टाइम के लिए जो फोर्सेस वो दोनों देंगे, तो जनरल अलग परिमाण के होता है, जनरल। ओके, तो अभी उसके हम डिस्कशन करेंगे, उसके हम डिस्कशन करेंगे कि उसमें जो फोर्सेस वो देते हैं, तो वो कैसे कैसे रिलेटेड होता है उस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के, क्योंकि इस डिफॉर्मेशन और रिकवरी में इस दोनों पीरियड की वजह से ही हम हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आया है। दोनों इंटरवल टाइम में उनकी जो फोर्सेस वो एक्सचेंज करते हैं, तो वो दोनों जनरली अलग होता है। ठीक है, तभी मैं इसको इरेज करता हूं और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है और इस केस में रिफॉर्मेशन होता है। तो डिफॉर्मेशन के दौरान पार्टिकल 1 यानी कि जिसको मास 1 है उसको मैं पार्टिकल 1 के नाम से बुलाऊंगा, जिसके मास m2 है उसके पार्टिकल 2 के नाम से बुलाऊंगा। तो जो पार्टिकल जिसकी मास m1 है उसकी स्पीड क्या है, u है, और पार्टिकल m2 की स्पीड भी क्या है, u है, उस डिफॉर्मेशन के टाइम। तो पहले डिफॉर्मेशन होगी, तो डिफॉर्मेशन के दौरान जो फोर्स गिरेगी m1 पर, ओके, जो फोर्स m1 एक्सपीरियंस करेगा, तो किसी की वजह से, सेकेंड बॉडी की वजह से, सपोज F12, मैं उसको किससे डिनोट करूंगा, F12। इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल 1 बाय 2। तो ये जो फोर्सेस होगा, मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, किसकी, उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा। ओके, तो पहले जो फोर्स होगा F12, वो क्या होगा, किस पर, पार्टिकल 1 पर, किसी की वजह से, पार्टिकल 2 की वजह से। तो ये फोर्स किस पीरियड में, डिफॉर्मेशन, डी लिखता हूं, क्या लिखता हूं, डी। तो डिफॉर्मेशन के टाइम पे जो फोर्स पार्टिकल 1 पर गिरेगा पार्टिकल 2 की वजह से, उसकी एवरेज वैल्यू, ओके, एवरेज वैल्यू, क्योंकि एवरेज वैल्यू हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये फोर्स एक इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है। तो हम किस पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, डिफॉर्मेशन पीरियड के लिए, यानी कि ये जो पीरियड होता है मैं डेल टी डी से लिखता हूं, और ये जो पीरियड होता है मैं डेल टी आर से लिखता हूं, ओके, कैपिटल डी दे देते हैं। तो उस पीरियड के लिए, ओके, ये जो एवरेज जो फोर्स होगा उसकी जो एवरेज परिमाण होगा, क्योंकि जो फोर्स एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, पार्टिकल 1 की चेंज इन मोमेंटम। तो उसकी मोमेंटम में कितना चेंज आया, उसकी मास m1 है, ओके, और जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, u माइनस u1। ओके, तो ये जो एवरेज फोर्स इनटू क्या होता है, डिवाइडेड बाय डेल टी डी, तो ये होता है एवरेज फोर्स। तो ये अगर मैं डेल टी डी को इस साइड में मैं क्या करूंगा, डेल टी डी मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस टर्म को बोला जाता है इंपल्स। इंपल्स का मतलब एक लार्ज अमाउंट की फोर्स एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में जब अप्लाई होते हैं, तभी इस प्रोडक्ट को इंपल्स कहा जाता है। तो ये होता है उसकी रिलेशन। ये पार्टिकल 1, तो ये किस दौरान, डिफॉर्मेशन के दौरान। तो उसी तरह का मैं क्या करूंगा, रिफॉर्मेशन के बाद देखूंगा, किसको, रिफॉर्मेशन को देखूंगा। तो रिफॉर्मेशन में क्या होता है, पार्टिकल 1, मैं सिर्फ पार्टिकल 1 को ऑब्जर्व करूंगा, किसको, 1। आप पार्टिकल 1 को ऑब्जर्व कर सकते हो, वो पार्टिकल 2 को भी कर सकते हैं। पहले मैं सिर्फ पार्टिकल 1 को ऑब्जर्व करूंगा। तो रिफॉर्मेशन में क्या होता है पार्टिकल 1 पर, तो पार्टिकल 1 पर रिफॉर्मेशन में सपोज जो फोर्स होता है पार्टिकल 1 पे ड्यू टू 2, किस टाइम पे, रिफॉर्मेशन के टाइम पे, उसकी एवरेज वैल्यू इनटू
रिफॉर्मेशन की जो टाइम पीरियड होगा, रिफॉर्मेशन की जो टाइम पीरियड होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि इम्पल्स। ओके, तो रिफॉर्मेशन के टाइम पे जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, पार्टिकल की मास m1, क्योंकि मैं पार्टिकल 1 को अभी कंसीडर कर रहा हूं, और उसमें देखिए बाद में क्या होगा v1, और इनिशियल क्या था u था, तो ये होगा चेंज इन मोमेंटम। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये तो पहले के पार्टिकल 1 के लिए, ओके, तो पार्टिकल 1 के लिए जो भी होगा, क्योंकि ये साइड देखिए, इस साइड को देखिए, जो F12 होगा उस कॉलिजन के टाइम पे ये क्या होता है, पार्टिकल 1 को जो फोर्स मिलता है किसी की वजह से, पार्टिकल 2 को, तो वो इक्वल होगा किसके साथ, पार्टिकल 2 को जो फोर्स मिलता है, पार्टिकल 2 को जो फोर्स मिलता है किसकी वजह से, पार्टिकल 1 की वजह से। तो अगर मैं पार्टिकल 2 के बारे में देखूं तो क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेशन के टाइम, किस टाइम पे, डिफॉर्मेशन के टाइम पे डेल टी डी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फोर्स किस पर, पार्टिकल 2 पे, अभी अभी 2 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्यू टू 1, ओके, और उसकी डिफॉर्मेशन के दौरान उसकी एवरेज वैल्यू वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम किसका, पार्टिकल 2 का। तो पार्टिकल 2 का क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, पार्टिकल 2 का u, ये होगा u, इनिशियली क्या था, इनिशियली अगर देखेंगे तो क्या था उसका, पार्टिकल 2 का u2 था, क्या था u2, और डायरेक्शन क्या थी, इस दिशा में थी, किस दिशा में, इस दिशा में, तो मैं डायरेक्शन की भी सिंबल यूज करूंगा, तो माइनस u2 डिवाइडेड बाय, डिवाइजन की जरूरत नहीं क्योंकि डेल टी हम इधर लिखते हैं, तो ये क्या हो गया m2 u प्लस u। ओके, तो ये जो क्वांटिटी होता है तो उसी तरह का, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में सेम हो गए, ओके, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो अभी क्या होगी देखिए, रिफॉर्मेशन के टाइम पे भी क्या होगा, पार्टिकल 2 को एक्सपीरियंस होगा, रिफॉर्मेशन के टाइम पे जो एवरेज वैल्यू होगा, जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, m2, पार्टिकल 2 को जो फोर्सेस मिलेगा चेंज इन मोमेंटम, तो पार्टिकल की मोमेंटम क्या है v2, और इस टाइम पे क्या था u था, तो क्या हो जाएगा v2 माइनस u। तो ये होता है दोनों पार्टिकल का, देखिए इस पार्टिकल का ये जो क्वांटिटी होता है उस पार्टिकल की इस क्वांटिटी के साथ सेम है, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा, और हम इस पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओके, और इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में क्या होगा, दोनों सेम होगा, क्योंकि ये जो फोर्स होगा मैग्नीट्यूड में इस फोर्स के साथ सेम है। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर मैं कैलकुलेट किया करूंगा तो मैं पार्टिकल 1 को ले सकता हूं, पार्टिकल 2 को ले सकता हूं, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है सपोज E, वो क्या होता है, इंपल्स, क्या होता है, इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन में जो इंपल्स होगा, ओके, तो रिफॉर्मेशन में जो इंपल्स होगा रिफॉर्मेशन के दौरान, ओके, ये उसके एवरेज वैल्यू, तो ये क्या होता है इंपल्स डिवाइडेड बाय, ये मैंने क्या लिया, पार्टिकल 1 को कंसीडर किया, किसको कंसीडर किया, पार्टिकल 1 को, तो मैं पार्टिकल 2 को भी कंसीडर करूंगा क्योंकि दोनों की रेशियो सेम होगी, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है दोनों के लिए, तो f12 एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग टाइम डिफॉर्मेशन, ओके, ड्यूरिंग टाइम डिफॉर्मेशन, तो ये क्या होता है, इस दोनों का रेशियो यानी कि रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन, तो ये क्वांटिटी क्या होगा, मैं कैलकुलेट अगर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जो रिफॉर्मेशन के टाइम होगा वो क्या होगा, m1 v1 माइनस u, और ये क्या होगा m1 u माइनस u, ये क्वांटिटी होगा। तो अगर ये क्वांटिटी होगा तो क्या मुझे मिलेगा, v1 माइनस u डिवाइडेड बाय u माइनस u1। तो ये क्वांटिटी क्या होता है, देखिए ये पार्टिकल 1 के लिए, तो पार्टिकल 2 के लिए भी सेम होगा, अगर मैं पार्टिकल 2 के लिए कैलकुलेट करूं तो पार्टिकल 2 के लिए भी सेम होगा, तो दिस क्वांटिटी रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस u डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m2 u प्लस ut, ओके, u प्लस ut। तो देखिए ये दोनों जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा v2 माइनस u
डिवाइडेड बाय u प्लस ut। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये दोनों टर्म नीचे और ऊपर साइड में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो वो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों टर्म, ये दोनों टर्म सेम होगी ऑब्वियसली। तो देखिए अभी दोनों टर्म क्या है, सेम होगी। तो मैं क्या करता हूँ, तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसलिए आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगर आपका a बाई b इक्वल टू c बाई d होता है, तो a माइनस c बाई b माइनस d भी होगा। ओके, अगर इस टर्म मेरा e होता है, तो ये दोनों अगर आपका ये दोनों रेशियो अगर आपका इक्वल होता है, तो आपकी e के परिमाण भी इतना होगा। ओके, तो इस केस में सेम, अगर मेरा e इतना होता है, ओके, और मेरा e इतना होता है, तो मेरा e के परिमाण क्या होगा, a माइनस सी। अगर ये मेरा a होता है और ये मेरा b होता है, ओके, और ये मेरा c होता है और ये मेरा d होता है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी, यानी कि दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, तो v1 u माइनस v2 u डिवाइडेड बाय में इस डिवाइडेड बाय क्या होगा, b माइनस t, यानी कि u प्लस ut माइनस u माइनस u1। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, इसको इरेज करके। ओके, ये था मेरा एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, ये था। तो देखिए, तो ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो क्या हो जाएगा, जो u है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v1 माइनस v2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u कैंसिल हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, u2 प्लस u1 हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअली जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होते हैं, मैं फिगर बना लेता हूँ। कोलिजन से पहले पार्टिकल 1 आपकी इस दिशा में u1 थी परिमाण, और पार्टिकल 2 की इस दिशा में u2 थी, और बाद में क्या होगा, पार्टिकल v1 और पार्टिकल 2 आपकी v2 स्पीड में इस दिशा में जाएगी, और पार्टिकल 1 आपका v1 स्पीड में इस दिशा में जाएगी। ये क्या था सिचुएशन, बिफोर कोलिजन, बिफोर, ये क्या था, आफ्टर, ये क्या था, ये था आपका बिफोर कोलिजन, ये था आपका आफ्टर कोलिजन। तो ये था आपका जो सिचुएशन। ओके, मैं पर्टिकुलर सिचुएशन लिया था। तो एक्चुअली जो रिलेशन होगा जनरल केस के लिए, देखिए u2 प्लस u1 को क्या होता है, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्योंकि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो u1 प्लस u2 उनका क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। ओके, क्योंकि इस दिशा को अगर मैं काट लूंगा, तो u1 और इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस u2। ओके, क्योंकि ये इस तरह से मान क्या है, अपोजिट, तो u1 माइनस माइनस u2 क्या होगा, u1 प्लस u2, तो अपोजिट हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या था, उनका रिलेटिव वेलोसिटी। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, उसके मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ओके। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, वो जनरली दो पार्टिकल की कोलिजन की वजह से वो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन उसकी मैग्नीट्यूड, और बिफोर कोलिजन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।